जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायोएनर्जेटिक्स और इसके बाद जो रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर, किस तरह से हम उस रिएक्शन की फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करके बता सकते हैं, ये चीजें कवर की। और इस केस में हमने ये देखा था कि जब भी आप किसी केमिकल रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी वैल्यू को कैलकुलेट करते हो, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी अप्लाई होंगी यहाँ पे? स्टैंडर्ड कंडीशंस में आपके पास टेम्परेचर आएगा 25 डिग्री सी, प्रेशर कितना आएगा 1 atm, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना आएगा 1 मोलर, और सबस्ट्रेट की इनिशियल कंसंट्रेशन आप कितनी रखोगे 1 मोलर। उसके बाद आप ये ऑब्जर्व करोगे कि कितनी अमाउंट में आपका कोई रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ये हम ऐसे तो नहीं बता सकते। हमने ये चीज देखी थी कि हमें यहाँ पे रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर को बताने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को कंपेयर करना है, ठीक है। इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कितनी अमाउंट में आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, कितनी अमाउंट में आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, इनको कैलकुलेट करोगे और उसकी बेस पे आप एक एक्सप्रेशन, एक कांस्टेंट निकालोगे, और वो कांस्टेंट कौन सा होगा, के इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आप नॉट साइन लगाओगे बिकॉज यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। सो स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम में है, आपने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को कंपेयर किया, के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया, ठीक है। के इक्विलिब्रियम हमारे पास 3 तरह से आया था, 3 पॉसिबिलिटीज आई थी, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन में इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो ही नहीं सकती। सपोज यहीं पे हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज को वन बाय वन देख लेते हैं। एक रिएक्शन आपके पास ऐसा रिएक्शन था जिसमें आपने इक्विलिब्रियम मिक्सचर में देखा कि आपके पास सपोज ये हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तीनों को इकट्ठे देख लेते हैं। ये चीज तो हमने देखी ना कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमने कैसे उसकी एनर्जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं, किसी रिएक्शन के पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर। एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये है कि इस केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लो है, जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जाता है तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लो है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा। अब इस चीज को देखते हुए हमारे माइंड में ये चीज क्लिक कर सकती है कि ये क्यों ज्यादा है, बिकॉज इस केस में आपके पास ये कंडीशन थी, रिएक्टेंट्स के पास काफी सारी एनर्जी थी, रिएक्टेंट्स कॉम्प्लेक्स थे और प्रोडक्ट्स बनाने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं थी। रिएक्टेंट्स सेल्फ सफिशिएंट थे, उन्होंने बगैर किसी इनपुट ऑफ एनर्जी के किसमें ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर दिया, प्रोडक्ट में। यही रीजन है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स के मुकाबले में किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्मेशन यहाँ पे कंपैरेटिवली इजी। सो इस केस में अगर आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू देयर नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज़्ड टू देयर नंबर ऑफ मोल्स। सपोज यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा है, 1 मोलर है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम है, 0.5 मोलर है, मोलर स्केल क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 है, ठीक है। आपके पास जो वैल्यू आएगी, इसका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, 2। ये एक पॉसिबिलिटी है, यानी आप कह सकते हो कि जितने स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं जिनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन ज्यादा होती है, उनका के इक्विलिब्रियम हमेशा ग्रेटर देन 1 आता है, क्योंकि उनके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। सेकंड पॉसिबिलिटी, आपने इसी रिएक्शन को ऑब्जर्व किया और यहाँ पे आपने देखा कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन बहुत कम है, ठीक है। अब दोबारा से आप इस चीज को जरा थोड़ा सा जो है वो इंटरप्रेट करो कि प्रोडक्ट्स कम क्यों बन रही हैं। रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगा ऑब्वियसली, इसीलिए कम बन रही है ना, ठीक है। सो आपके पास ये कंडीशन हो सकती है, रिएक्टेंट सिंपल थे, प्रोडक्ट्स कॉम्प्लेक्स थे। सिंपल रिएक्टेंट्स को कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स बनाने के लिए एनर्जी चाहिए थी,
ठीक है, इसलिए जब तक एनर्जी नहीं मिलेगी यहाँ पे आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं करेगा। सो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में आपके पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और प्रोडक्ट्स की अमाउंट क्या होगी, कम होगी। ये सेकंड पॉसिबिलिटी है। अब जब इस केमिकल रिएक्शन का के इक्विलिब्रियम आप कैलकुलेट करोगे तो के इक्विलिब्रियम अगेन आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है। इस केस में आपके पास रिएक्टेंट्स क्योंकि ज्यादा है, प्रोडक्ट्स कम है, आंसर क्या आएगा 0.5। सो आप कह सकते हो कि जितने नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमेशा लेस देन 1 आती है। थर्ड पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है कि आपके पास फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट इक्वल है। जितने रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं उतनी प्रोडक्ट किस में कन्वर्ट हो रही है, रिएक्टेंट्स में। सो जब आपने के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट किया तो इस केस में आपके पास प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन किसके इक्वल थी, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन की। तो आप जब इन कंसंट्रेशंस को डिवाइड करोगे, सपोज 0.5 मोलर यहाँ पे आपके पास है प्रोडक्ट्स और 0.5 ही रिएक्टेंट्स है, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1। सो ऐसे सारे रिएक्शंस जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन इक्वल होता है उनका के इक्विलिब्रियम किसके इक्वल आता है 1 इक्वल टू 1। तीन पॉसिबिलिटीज आपके पास आ गई। अब तीनों पॉसिबिलिटीज पे अगर आप डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट करो, इस केस में आपके पास डेल्टा जी नॉट आएगी, ठीक है। ये पैरामीटर कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट है 298 केल्विन, ठीक है, 25 डिग्री से यहाँ पे रखते हैं ना, और लॉग ऑफ 2। यहाँ पे भी आपके पास वैल्यूज जो है वो उसी तरह से आप देखोगे, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे भी माइनस 8.314 जूल पर केल्विन मोल, अगेन 298 केल्विन और यहाँ पे लॉग ऑफ 1, ठीक है। और इस केस में आपके पास आएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस RT लॉग के इक्विलिब्रियम विच इज इक्वल टू माइनस 8.314 जूल पर केल्विन मोल, 298 केल्विन और यहाँ पे लॉग ऑफ 0.5। सो आप कंपेयर कर सकते हो तीनों केसेस में, ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ना। सो आपके रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर उसके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में प्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती है। क्लियर हुआ? यानी आप कह सकते हो कि रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी वैल्यू है वो डिपेंड करती है उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन। और आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में इस रिलेशनशिप को हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, जिसको एक दफा रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसकी तरफ मूव करते हैं कि अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है। अब आपके सामने ये सॉल्व भी हुआ है, ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो हमेशा उसकी डेल्टा जी नॉट क्या आएगी, नेगेटिव। और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि उस रिएक्शन में रेट किस तरफ ज्यादा होगा, फॉरवर्ड। उस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यस, अगर के इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 है, डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है, तो ये इस चीज की इंडिकेशन है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर पे प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्टेंट्स कम है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट ज्यादा है, ठीक है, समझ आए। दूसरी तरफ आपके पास अगर किसी केमिकल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 है, उसकी डेल्टा जी नॉट क्या आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। और ये इस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी कि यहाँ पे रिएक्शन जो है वो रिएक्टेंट्स को फेवर करता है, प्रोडक्ट्स को फेवर नहीं करता। सो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बैकवर्ड,
और अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में के इक्विलिब्रियम की वैल्यू 1 आती है तो उसमें डेल्टा जी नॉट हमेशा किसके इक्वल आएगा, 0 के। इट मींस इस केस में आपका जो केमिकल रिएक्शन है वो इक्वली फेवर करता है प्रोडक्ट्स को भी और रिएक्टेंट्स को भी। जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उतनी उसमें क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। अब इस चीज को माइंड में रखते हुए हम लोग पहले देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी के मीनिंग्स क्या हैं, ये हमें किस तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, और उसके बाद हम बायोलॉजिकली ट्रांसफॉर्म जो फ्री एनर्जी है उसको देखते हैं। सो पहला पॉइंट तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी है किसी केमिकल रिएक्शन की, वो हमें उस रिएक्शन के बारे में टू वे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। एक तो हमें पता चल गया स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर, ऐसे है ना, ठीक है। अगर किसी केमिकल रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट नेगेटिव आ रही है, इट मींस कि वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस और फेवरेबल है। अगर उसकी डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ रही है तो वो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन फेवरेबल है। सो हमने रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को समझ लिया उसकी फ्री एनर्जी को देख। सेकेंड, ये हमें क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, किसी रिएक्शन की डेल्टा जी नॉट वैल्यू उस केमिकल रिएक्शन की डायरेक्शन को भी बताती है। जैसे अभी हमने देखा ना कि अगर आपके पास उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो इट मींस कि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा मूव कर रहा है। अगर आपके पास प्लस में आती है तो इसका मतलब है रिवर्स डायरेक्शन में, और अगर जीरो आती है तो इसका मतलब है कि उस केस में दोनों डायरेक्शन में जो रिएक्शन की प्रोग्रेशन है वो क्या है, इक्वल। ठीक है, सो दो तरह की इंफॉर्मेशन आ गई, स्पॉन्टेनिटी और डायरेक्शन। इसके अलावा जो डेल्टा जी है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी इंपॉर्टेंट है, यानी आपके पास इसका जो साइन है प्लस और माइनस, ये तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो न्यूमेरिकल फिगर है वो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है रिएक्शन की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर के बारे में। अगर आपके पास किसी केमिकल रिएक्शन में डेल्टा जी पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि वो नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, ठीक है। और अगर आपके पास डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है तो ये स्पॉन्टेनियस है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी ये टू डायरेक्शंस में जा सकते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स। और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो यूनिडायरेक्शनल होते हैं, यानी ये एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। सो एक रिएक्शन रिवर्सिबल है और दूसरा रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल। सो डेल्टा जी के साथ जो लगा हुआ प्लस और माइनस का साइन है वो हमें रिएक्शन की डायरेक्शन और उसकी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर के बारे में बता रहा है। बट इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें रिएक्शन की रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल नेचर के बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, इसमें आपके पास डेल्टा जी की वैल्यू आती है, डेल्टा जी नॉट -1.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और दूसरी तरफ आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, कन्वर्जन ऑफ सी टू डी, इसमें आपके पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आती है -40 किलो जूल पर मोल। दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, दोनों के साथ नेगेटिव वैल्यूज है ना, दोनों रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन ऐसा रिएक्शन जिसकी डेल्टा जी नॉट लार्ज नेगेटिव है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही होगा, वो यूनिडायरेक्शनल होगा, वो कभी भी प्रोडक्ट्स को वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरी तरफ एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसकी डेल्टा जी नॉट नेगेटिव है लेकिन वो नेगेटिव नंबर स्मॉल है, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस तो है लेकिन ये रिवर्स भी हो सकता है, यानी जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा हो जाएगी तो ये रिएक्शन कहां पे जाना शुरू हो जाएगा, बैकवर्ड। लेकिन इस केस में जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, ये रिवर्स नहीं होगा, बिकॉज ये रिएक्शन क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसी पॉइंट को हम
दोबारा ग्लाइकोलिसिस के कुछ एंजाइम्स जो हैं उनके रिएक्शंस जब देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि क्यों ग्लाइकोलिसिस के कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इरिवर्सिबल हैं, उनको रिवर्स करना पॉसिबल नहीं है। जी कुछ पूछना? तो अब हम इसी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को माइंड में रखते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी है उसको कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोगों ने डेल्टा जी नॉट को कैलकुलेट किया है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया है, किसी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम मिक्सचर में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशंस को कंपेयर करके ऐसे कैलकुलेट किया ना कि इक्विलिब्रियम निकाला है बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स और इस के इक्विलिब्रियम को इस फार्मूला में पुट करते हुए हमने उस रिएक्शन की क्या कैलकुलेट किया है, डेल्टा जी नॉट। लेकिन ये जो डेल्टा जी नॉट हमने कैलकुलेट की है ये हमने कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस पे कैलकुलेट किया और वो कंडीशंस कौन कौन सी थी? टेम्परेचर, प्रेशर, प्रोटॉन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। अगर उनको यहाँ पे लिख लें कि टेम्परेचर आपके पास 25 डिग्री सी था, प्रेशर आपके पास 1 atm था, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपके पास 1 मोलर थी और सबस्ट्रेट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन भी कितनी थी? 1 मोलर। अब अगर आप बायोएनर्जेटिक्स में किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल रिएक्शंस को पढ़ना चाह रहे हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो कंडीशंस है क्या वो यही कंडीशन है? नो, डिफरेंट है ना। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के केस में आपके पास टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सी। प्रोटॉन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻⁷। ऑप्टिमम पीएच आपकी नॉर्मली जो है वो 7 है ना, तो प्रोटॉन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 10⁻⁷। ठीक है, कितनी है? ठीक है, सो बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए हम लोगों ने जो कैलकुलेशंस करनी है वो हमने डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर करनी है और जब बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए आप कोई स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हो तो वो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, डेल्टा जी प्राइम नॉट। ये भी एक स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ही है लेकिन ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी 1 मोलर कंसंट्रेशन को ही कंसीडर करते हैं। जो दूसरी बात मैंने की है स्टारवेशन और वेलफेयर स्टेट की, इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। सिर्फ डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी प्राइम नॉट में डिफरेंस देखिएगा कि ये दोनों स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज हैं। एक केस में आपने जो कंडीशन स्टैंडर्डाइज की हैं वो सिंपल किसी भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आपने जो कंडीशंस यहाँ पे की हैं, फाइनल की हैं, वो कंडीशन सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम पे अप्लाई है। ये भी कांस्टेंट है। यहाँ पे भी आप सिर्फ रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट्स में कन्वर्जन को देखोगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, प्रोटॉन की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखते हुए, रिएक्टेंट की स्टार्टिंग जो कंसंट्रेशन है वो भी कांस्टेंट रहेगी और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने डेल्टा जी नॉट कैलकुलेट की थी, यहाँ पे भी हमने उन सब कंडीशंस को स्टैंडर्ड रखा है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने थोड़ी सी चेंज कर दी और वो वाली कंडीशंस अडॉप्ट की हैं जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को अवेलेबल है। सो इस तरह की फ्री एनर्जी को आप क्या कहते हो? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म फ्री एनर्जी। ठीक है, और इसमें हमेशा आप डेल्टा जी नॉट के साथ एक प्राइम साइन लगाते हो। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही है। इसमें भी आप के इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करोगे, लेकिन ये के इक्विलिब्रियम 37 डिग्री सी टेम्परेचर, प्रोटॉन कंसंट्रेशन 10⁻⁷, इनिशियल सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन 1 मोलर पे ही रिएक्शन को आप स्टडी करोगे और उसके अंदर प्रेजेंट प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशियो निकालोगे और जो वैल्यू आपके पास आएगी उसको इस फॉर्मूला में आप पुट करोगे, -RT log K प्राइम नॉट इक्विलिब्रियम। ठीक है, सो ये जो दो कांस्टेंट है आपके पास, डेल्टा जी प्राइम नॉट एंड के प्राइम नॉट इक्विलिब्रियम, इन दोनों कांस्टेंट्स को आप कहते हो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट्स।
बात समझ में आ रही है? अभी भी ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ही है, लेकिन स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस कौन सी हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, अब बच्चों हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज एक्चुअल फ्री एनर्जी। ठीक है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी तो हमने देख ली, अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअल फ्री एनर्जी क्या होती है। जैसे अभी मैंने आप लोगों के सामने एक चीज एक्सप्लेन की है कि आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट मेटाबोलाइट्स जो हैं उनकी डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट होती है डिफरेंट कंडीशंस में। इसकी एक एग्जांपल ले लो आप। जैसे अभी मैंने एक केमिकल रिएक्शन एक्सप्लेन किया था, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब हमने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जीज देखी हैं तो हमेशा स्टार्टिंग कंसंट्रेशन हम कितनी रख रहे हैं? 1 मोलर। सबस्ट्रेट की स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 1 मोलर रख के हम रिएक्शन की प्रोग्रेशन को क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। बट आपकी बॉडी में कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं, बल्कि मोस्ट ऑफ द मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद इन टाइम जो है वो वेरी करती है, विद टाइम वेरी करती है। लाइक मॉर्निंग में अगर आप देखें, जब आप ब्रेकफास्ट करते हो तब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। अगर आपके मील्स में गैप आता है तो वो जो गैप वाला इंटरवल है उस टाइम में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाती है? ड्रॉप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसी तरह से जब आप दोबारा से ग्लूकोज का इंटेक करते हो तो कंसंट्रेशन रीस्टोर हो जाती है। सो कहने का मकसद ये है कि आपकी बॉडी के अंदर हमेशा इन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं होती। स्टैंडर्डाइज जब हम करते हैं तो हम इस कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रख के कैलकुलेशंस कर रहे थे ना, लेकिन एक्चुअली ये कंसंट्रेशंस कांस्टेंट नहीं है। सो अगर आपने एक्चुअल बॉडी कंडीशंस के अंदर किसी केमिकल रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर कैलकुलेट करनी है तो आपको इन एक्चुअल कंसंट्रेशंस को कंसीडर करना पड़ेगा जो उस टाइम उस सेल के अंदर प्रेजेंट है। समझ आ रही है इस बात की? स्टैंडर्ड कंसंट्रेशंस हमने कैलकुलेट की क्योंकि हम टेम्परेचर, प्रेशर, इनके इफेक्ट को इग्नोर करना चाह रहे थे, बट हमें एक्चुअल कंसंट्रेशंस भी चाहिए बिकॉज इन मेटाबोलाइट्स की कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट नहीं रहती, ये फ्लक्चुएट होती रहती है, ये डायनेमिक है। सो आप जब भी किसी भी सिस्टम की फ्री एनर्जी कैलकुलेट करोगे उसकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी को एक्चुअल कंसंट्रेशंस के साथ रिलेट करोगे। यानी पहले स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस में आपने एनर्जी कैलकुलेट की, टेम्परेचर, प्रेशर के इफेक्ट को इग्नोर किया, उसके बाद आप एक्चुअल कंसंट्रेशंस को भी यूज करोगे। ठीक है, ताकि आप उस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये बता सको। पिक किया या कंफ्यूज हो गए? ओके, सो एक्चुअल फ्री एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए यू हैव दिस फॉर्मूला डेल्टा जी। अब यहां पे मैंने कोई साइन नहीं लगाया बिकॉज ये एक्चुअल कंडीशंस में इज इक्वल टू डेल्टा जी प्राइम नॉट प्लस आर टी लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे प्रोडक्ट की जगह मैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिख लेती हूँ। ठीक है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जो कि क्या है? ग्लूकोज। अब ये एक्चुअल फ्री एनर्जी अगर आप देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी भी यूज की है, ठीक है, और एक्चुअल कंडीशंस भी देख रहे हो। ठीक है, ये वाली वैल्यू आपके पास कांस्टेंट रहेगी क्योंकि ये आपने कांस्टेंट कंडीशंस पे कैलकुलेट की हुई है। इस रिएक्शन की डेल्टा जी प्राइम नॉट वैल्यू हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जब भी आप इस केमिकल रिएक्शन को 37 डिग्री सी पे 10⁻⁻7 प्रोटॉन कंसंट्रेशन 1 मोलर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे देखोगे तो आपके पास एक ही जितनी फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी, क्योंकि ये सारी चीजें क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, ये वो वैल्यूज हैं जो चेंज होंगी। कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, लाइक जब आपने ग्लूकोज का इंटेक किया तो प्रोडक्ट सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इस टाइम पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अभी क्या है? कम है। ठीक है, इसी तरह स्टार्वेशन कंडीशन में भी ये कंसंट्रेशन क्या होंगी?
चेंज हो जाएंगी। स्टारवेशन कंडीशन में बॉडी को ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जितना ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। सो कंसंट्रेशन आपकी चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम। अगर ये कंसंट्रेशन चेंज होगी तो इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन भी चेंज होगा, ठीक है। सो इसको आप कांस्टेंट नहीं कह सकते, इसलिए यहाँ पे आप के इक्विलिब्रियम की टर्मिनोलॉजी यूज नहीं करोगे, बिकॉज के इक्विलिब्रियम हमेशा आप इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कैलकुलेट करते हो, कांस्टेंट कंडीशंस पे कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को आप रिप्लेस करते हो विद Q, जो कि रिएक्शन कोशेंट होता है, एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। इसको आप क्या कहोगे, मैस एक्शन रेशियो या रिएक्शन कोशेंट, ठीक है। सो आप अगर किसी केमिकल रिएक्शन की आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी और उसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दी जाए तो क्या आप उसकी एक्चुअल फ्री एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। सो आपको स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों कैलकुलेट करना आनी चाहिए। जी बच्चों, आवाज नहीं आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट अब हम ये देखते हैं, एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी हम लोगों ने बात की है रिएक्शन की फ्री एनर्जी, ठीक है, उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं, स्टैंडर्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्म फ्री एनर्जी एंड देन एक्चुअल फ्री एनर्जी। इन डिफरेंट वेज से जो हमने एनर्जी कैलकुलेट की है उससे हम अभी तक सिर्फ दो चीजें बता रहे हैं ना, एक रिएक्शन की स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर और दूसरा उस रिएक्शन की डायरेक्शन। अभी इन दोनों चीजों से हम आगे नहीं गए, ठीक है। अब ये हमने एक चीज कंक्लूड कर ली है कि आपके पास रिएक्शंस जो हैं वो एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि स्पॉन्टेनियस है और ये वो हैं जो कि एक्चुअली एक्सर्गोनिक इन नेचर होते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है और ये एंडरगोनिक है। अब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की जरूरत नहीं होती बल्कि एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि तब तक नहीं होंगे जब तक आप एनर्जी प्रोवाइड नहीं करोगे। हमारी बॉडी में भी मल्टीपल ऐसे रिएक्शंस हैं जो कि एनर्जी डिपेंडेंट है। सो इन रिएक्शंस के लिए एनर्जी कहां से आती है, ठीक है। अगर कोई रिएक्शन एंडरगोनिक है तो क्या इसका ये मतलब है कि वो कभी भी नहीं होगा, और अगर होगा तो उसे करवाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कहां से आएगी। तो ये चीज माइंड में रखिएगा कि आपकी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सर्गोनिक रिएक्शंस आर कपल्ड विद एंडरगोनिक रिएक्शंस। इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी कपलिंग। इसकी एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उस एग्जांपल को पहले क्लियर करते हैं। सपोज आपके पास एक रिएक्शन है which is conversion of glucose to glucose 6-phosphate, ठीक है। अगर इस केमिकल रिएक्शन की आप फ्री एनर्जी देखो तो ये आपके पास है डेल्टा G प्राइम नॉट इज इक्वल टू प्लस 13.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इट मींस कि ये हाईली एंडरगोनिक रिएक्शन है, इसे एनर्जी की जरूरत है। ये रिएक्शन तब तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं होगा या ग्लूकोज तब तक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होगा जब तक प्लस 13.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। अब इस रिएक्शन को फेवरेबल बनाने के लिए ये केमिकल रिएक्शन एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन के साथ लिंक होता है या कपल्ड होता है, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज एटीपी हाइड्रोलिसिस। इस केमिकल रिएक्शन की अगर फ्री एनर्जी आप देखो तो ये आपके पास आती है माइनस 30.5 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि ओवरऑल जब ये दोनों रिएक्शंस कपल होंगे तो एटीपी जो माइनस 13.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज कर रहा है उसमें से 13.8 एनर्जी इस केमिकल रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में करवाने के लिए कंज्यूम कर देगा और रिमेनिंग एनर्जी एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगी।
सो आप कह सकते हो कि ये दोनों केमिकल रिएक्शंस एक्चुअली क्या है, कपल्ड है। और इन दोनों केमिकल रिएक्शंस की जो ओवरऑल डेल्टा जी वैल्यू है, इट विल बी सम ऑफ दीज टू वैल्यूज। डेल्टा जी प्राइम 1 मैं इसको कह रही हूँ, प्लस डेल्टा जी 2 ये है, ठीक है। तो ये आपके पास आएगी प्लस 13.8 किलो जूल पर मोल प्लस माइनस 30.5 किलो जूल पर मोल। क्या आंसर आएगा? माइनस 16.7 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि एटीपी अपनी 13.8 किलो जूल पर मोल एनर्जी इसको डोनेट करके भी इस केमिकल रिएक्शन को क्या रखेगा, स्पॉन्टेनियस ही रखेगा। यही वजह है कि जब हम ग्लाइकोलिसिस का पहला रिएक्शन पढ़ते हैं कि जब ग्लूकोज किसी सेल के अंदर एंटर होता है तो फर्स्ट स्टेप में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और हमेशा ये केमिकल रिएक्शन लिंक्ड है विद एटीपी हाइड्रोलिसिस। तो यहां से अब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपकी बॉडी के अंदर जो एंडरगोनिक रिएक्शंस हैं जिनको एनर्जी की जरूरत होती है, हमेशा वो एक्सरगोनिक रिएक्शंस के साथ क्या होते हैं, कपल्ड होते हैं। और उस कपलिंग की वजह से ओवरऑल रिएक्शन आपका क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो अगर 2 या 3 रिएक्शंस की कपलिंग आपने देखनी है तो उनकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू को क्या करोगे, ऐड करोगे। सो आप कह सकते हो कि डेल्टा जी या फ्री एनर्जी वैल्यूज आर एडिटिव इन नेचर, ये ऐड हो सकती है। यही वजह है कि आपकी बॉडी के अंदर जो ज्यादातर रिएक्शंस हैं वो पाथवेज या साइकिल्स की फॉर्म में हो रहे होते हैं। क्यों पाथवेज और साइकिल्स की फॉर्म में हो रहे होते हैं? क्योंकि उस पाथवे या साइकिल का अगर कोई एक रिएक्शन एक्सरगोनिक है तो वो अपने आगे या पीछे वाले एंडरगोनिक रिएक्शंस को क्या कर देता है, कपल कर देते हैं, उनको फेवरेबल बना देते हैं। समझ आ गई ये बात, ठीक है। सो इसका मतलब है कि एंडरगोनिक रिएक्शंस भी होंगे लेकिन हमेशा इन कपलिंग विद एक्सरगोनिक रिएक्शन। सो आपकी बॉडी के पास एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू वो एक्सरगोनिक रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी को एंडरगोनिक रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कराने के लिए क्या कर लेती है, कंज्यूम कर लेती है। क्लियर हो गया? ओके। सो हम कह सकते हैं कि देयर आर सम कपलिंग फैक्टर्स। कुछ खास किस्म के मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एंडरगोनिक और एक्सरगोनिक रिएक्शंस को क्या करेंगे, कपल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमने कौन सा रिएक्शन देखा है, सॉरी कौन सा मॉलिक्यूल देखा है, एटीपी। एटीपी ने एक एक्सरगोनिक रिएक्शन को किसके साथ कपल किया, एंडरगोनिक रिएक्शन के साथ। तो आप एटीपी को ऐसा कपलिंग फैक्टर कह सकते हो। एटीपी यहाँ पे क्या है, कपलिंग फैक्टर। ये एक एक्सरगोनिक रिएक्शन में रिलीज होने वाली एनर्जी को कहां पे ट्रांसफर कर देता है, एंडरगोनिक रिएक्शन में। अब ओवरऑल हम मेटाबॉलिज्म को कितनी टाइप्स में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स। कौन कौन सी टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि कैटाबॉलिक इन नेचर है और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि एनाबॉलिक इन नेचर है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम ओवरऑल बात करते हैं, कोई सा भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस नॉर्मली ऑक्सीडेटिव इन नेचर होते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस रिडक्टिव इन नेचर होते हैं। इस चीज को भी अभी क्लियर करते हैं कि इन्हें ऑक्सीडेटिव क्यों कहा जाता है और इनको रिडक्टिव क्यों कहा जाता है। कैटाबॉलिक रिएक्शंस आपके पास डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होते हैं। इट मींस कि इसमें आपके पास बॉन्ड्स की ब्रेकेज होगी, क्लीवेज होगी, और ये रिएक्शन आपके पास क्या है, कंस्ट्रक्टिव। इसका मतलब है यहाँ पे न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। इन पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए आप कुछ एग्जांपल्स को अपने माइंड में रखें। कैटाबॉलिज्म में हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का कन्वर्ट होना किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और एनाबॉलिज्म में हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस देख लेते हैं।
which is conversion of carbon dioxide and water into glucose. एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है और दूसरा डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस को मैंने ऑक्सीडेटिव प्रोसेस भी कहा है। ऑक्सीडेशन नॉर्मली होती क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइड्रोजन रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। ऐसे ही है ना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेशन कहा जाता है। सो कैटाबोलिक प्रोसेसेस को ऑक्सीडेटिव क्यों कहा जाता है? अगर आप यहाँ पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर करो विद द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, आप इस पॉइंट पे आओगे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसमें मल्टीपल पोजीशंस पे आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड्स हैं। जब इसकी ऑक्सीडेशन होनी है या इसकी ब्रेकडाउन होनी है, ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे और ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ऑब्वियसली ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा ना। ये बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो तब ये किसमें कन्वर्ट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकेज की वजह से क्या चीज रिलीज होगी? हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब है ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेटिव प्रोसेस होगा। सो आपके जो कैटाबोलिक प्रोसेसेस हैं, ये कैटाबोलिक प्रोसेसेस ऑक्सीडेटिव इन नेचर है, डिस्ट्रक्टिव है। इसका मतलब है यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होता है और ये एक्सर्गोनिक इन नेचर होते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। जब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होगा तो एनर्जी क्या करेगा? रिलीज करेगा। दूसरी तरफ आपके पास एनाबोलिक प्रोसेसेस हैं। ये ऐसे प्रोसेसेस हैं जो कि रिडक्टिव इन नेचर है। अब इसी रिएक्शन को हम जरा रिवर्स करके देख लेते हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज। अगर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ने ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, मल्टीपल पोजीशंस पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनने हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि इस केस में हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी? एडिशन होगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है। सो आपके जो एनाबोलिक या कंस्ट्रक्टिव पाथवेज हैं वो क्या होते हैं? रिड्यूसिंग इन नेचर होते हैं, दे आर रिडक्टिव इन नेचर। इसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन बनती है। और यहाँ पे बॉन्ड्स बनाने के लिए आपको क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? एनर्जी। सो ये प्रोसेसेस कौन से होंगे? एंडरगोनिक इन नेचर। सो हमें ये चीज पता चल गई विद एग्जांपल कि हमारी बॉडी के अंदर ऐसे बहुत से प्रोसेसेस हैं जो एक्सर्गोनिक हैं। और ये कौन से प्रोसेसेस हैं? कैटाबोलिक प्रोसेसेस, जिसमें ग्लूकोज का कैटाबोलिज्म, अमाइनो एसिड का कैटाबोलिज्म, न्यूक्लियोटाइड्स का कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिक प्रोसेसेस हमेशा एक्सर्गोनिक होंगे, डिस्ट्रक्टिव होंगे, ऑक्सीडेटिव होंगे, एनर्जी रिलीज करेंगे। और एनाबोलिक प्रोसेसेस रिडक्टिव होंगे, कंस्ट्रक्टिव होंगे, एंडरगोनिक होंगे, इसमें एनर्जी चाहिए होगी। सो इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर कैटाबोलिक और एनाबोलिक रिएक्शंस के दरमियान भी कपलिंग की जरूरत है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जो कि कैटाबोलिज्म में प्रोड्यूस होंगे और एनाबोलिज्म में वो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास इन दो रिएक्शंस का मैंने बता दिया कि आपके पास ओवरऑल बॉडी में 2 टाइप्स के रिएक्शंस हैं या 2 टाइप्स के पाथवेज हैं। जी, इसका भी मतलब एनाबोलिक होगा, जिसको कपलिंग कौन सा होता है? ये होगा इसी तरह। मैं उसी तरफ आने लगी हूं, ठीक है। एक तरफ आपके पास कैटाबोलिक प्रोसेसेस हैं, ऐसे प्रोसेसेस जो एनर्जी को रिलीज करते हैं। अब अगर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से एक्सप्लेन करें कि कैटाबोलिज्म के दौरान, ड्यूरिंग कैटाबोलिज्म जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है तो यहाँ पे एनर्जी जो रिलीज होती है, एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, वो एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाती है? एटीपी की फॉर्म में। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है। इसका मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। हमेशा याद रखिएगा कि बायोलॉजिकल सिस्टम्स के लिए ये हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी वेस्ट नहीं होते। सो जब भी किसी एक स्पीशी की ऑक्सीडेशन होगी, देयर मस्ट बी सम स्पीशी जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को पिक करेगी, यानी वो रिड्यूस हो जाएगी।
और वो कैरियर्स आपके पास कौन से कैरियर्स होते हैं? NAD+, FAD+ और NADP+। लाइक जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है, ग्लूकोज जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया में सर्टेन ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि लिंक्ड हैं विद NAD+, मेलेट डीहाइड्रोजिनेज, आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजिनेज। इसी तरह से कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि लिंक्ड हैं विद FAD+, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। ठीक है, ये ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन के दौरान रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन्स को पिक करती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? रिड्यूस्ड फॉर्म में, NADH, FADH2 एंड NADPH। समझ आई कि कैटाबोलिक प्रोसेसेस में जो आपके पास डिस्ट्रक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, उससे रिलीज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन कहीं वेस्ट नहीं हुए, बल्कि उन्हें कुछ ऑक्सीडाइज्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स ने पिक करके किसमें कन्वर्ट हो गई हैं? रिड्यूस्ड हो गई हैं। यानी यहाँ पे आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी कपल्ड देख रहे हो। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, ताकि ये रिलीज होने वाले हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन्स कहीं वेस्ट ना हो। और दूसरी तरफ आपके पास जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किस फॉर्म में स्टोर है? ATP। अब ये NADH और FADH2 भी फर्दर ATP की प्रोडक्शन में यूज हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं और क्या चीज बना देते हैं? ATP बना देते हैं। पीछे कितने मॉलिक्यूल्स बचे? 1 NADPH। ये ATP और NADPH एज अ कपलिंग फैक्टर एक्ट करेंगे। यानी एनाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स कौन पूरी करेगा? ATP। और यहाँ पे जो न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है वो कौन प्रोवाइड करेगा? NADPH। तो आप कह सकते हैं कि कैटाबोलिक और एनाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उन्हें आपस में क्या करते हैं? कपल्ड करते हैं, ताकि एक प्रोसेस से रिलीज होने वाली एनर्जी और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूसरे प्रोसेस में कंज्यूम हो सके। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप कपलिंग का प्रोसेस ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों इंशाल्लाह हम ये चीज डिस्कस करेंगे कि ATP को ही एज अ कपलिंग फैक्टर क्यों यूज किया जाता है, इसके अलावा बाकी किसी मॉलिक्यूल को प्रेफर क्यों नहीं किया जाता।